हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित मनीटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप पे। कई बार एक प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है कि ये जो बजट आया उसके बाद न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, इन सब के कंफ्यूजन की वजह से कई बार हमको प्लानिंग करने में दिक्कत आ सकती है कि कब से हमारी ये न्यू रिजीम जो है एप्लीकेबल है और उसके हिसाब से हमें क्या क्या स्टेप्स जो है लेके चलने हैं। ऐसे ही एक क्वेरी हमारे पास आई भी, जिसमें हमने देखा कि कैलकुलेशन जो है वो कई बार ओल्ड रिजीम से हो रही थी और वहां पे एम्प्लॉयर जो है वो उसको दूसरी एग्जाम लेके चल रहा था, तो दोनों को जो है थोड़ा सा मिलके चलना पड़ा और उसको रिवाइज करनी पड़ी। तो इन चीजों को हमें जो है डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ पारस भाई हैं, जो कि हमें इस मुद्दे पे क्लैरिटी देंगे कि ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम और कौन से ईयर से इसके लिए एप्लीकेबिलिटी है और कब से वो डिफॉल्ट रिजीम हो जाएगी। तो पारस भाई, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और इस मुद्दे पे आपके जो है हमें व्यू चाहिए कि क्या हमें कैसे किन किन बातों का ध्यान में रखना है, कब ओल्ड रिजीम और कब न्यू रिजीम, बिजनेस के लिए कैसे रहेगा, सैलरी के लिए कैसे रहेगा, इसकी हम इन डेप्थ जो है बात करेंगे, क्योंकि अब रिटर्न का भी टाइम आ चुका है। लेकिन हमें कौन से ईयर में जो है इसको इसके चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वन बाय वन इन चीजों को लेके चलते हैं ताकि सारे व्यूअर्स को इसके ऊपर क्लैरिटी मिले, हम सबको मिले। राइट। तो सबसे पहला तो ये रहता है कि ये जो एक तो स्लैब रेट जो अब 7 लाख का है, ठीक है ना, बजट में 7 लाख हो गया, कहते हैं 7 लाख के बाद वही सारी कैलकुलेशन हमने डिटेल में एक बार लेके भी चले थे कि 7 लाख पे टैक्स नहीं है, 7 लाख से ऊपर है तो कितना बनेगा। अब ये है कि न्यू रिजीम जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगी। अब जब वो न्यू रिजीम डिफॉल्ट हो जाएगी तो कौन से फाइनेंशियल ईयर से होगी, तो ये एक तो पहला जो है कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, तो इस पे आपकी क्या, इस पे क्लैरिटी दीजिए कि। देखिए मोहित जी, जो आपने कहा कि स्लैब रेट हमारी 7 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम्म। 7 लाख हमारी नहीं होगी। हम्म। एक्चुअली में जो रिबेट है, जो हमें 87 कैपिटल ए में जो हमें 5 लाख रुपए तक पे रिबेट मिलता है, हम्म। उस रिबेट के लिए थोड़ी सी थ्रेशोल्ड बढ़ा दी गई है। हम्म। अगर आपकी 7 लाख 1 हजार रुपए भी अगर इनकम होती है, तो आपको पूरी की पूरी इनकम पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ना, रिबेट की थोड़ी सी लिमिट बढ़ाई है, वो भी अंडर पर्टिकुलर रिजाइम। ऐसा नहीं है कि सबके लिए बढ़िया। तो ये स्लैब रेट के लिए नहीं है। और अगर हम बात करें न्यू रिजाइम की, कि वो कब से बाय डिफॉल्ट रिजाइम है, तो वो न्यू रिजाइम जो है वो बाय डिफॉल्ट रिजाइम डिक्लेयर करी गई थी फिनांस एक्ट 2023 से। हम्म। तो फिनांस एक्ट 2023 आया है अभी अभी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब फिनांस एक्ट आता है, तो वो उस साल से एप्लीकेबल होना शुरू होता है, उस फिनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होना शुरू होता है। हम्म। तो वो 2023-24 फिनेंशियल ईयर 2023-24 से एप्लीकेबल होगा। मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 से एप्लीकेबल होगा न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट। हम्म। तब तक के लिए, मतलब जो हम एट प्रेजेंट हम्म। असेसमेंट ईयर 2023-24 की आईटीआर फाइलिंग करेंगे, वो हम ओल्ड रिजाइम को बाय डिफॉल्ट रिजाइम मानते हुए करेंगे। हम्म। तो ये इसमें क्लैरिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अब से न्यू रिजाइम क्या बाय डिफॉल्ट हो गई है। न्यू रिजाइम बाय डिफॉल्ट असेसमेंट ईयर 24-25 से हुई है। Right. अभी के लिए ओल्ड रिजाइम बाय डिफॉल्ट रिजाइम है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब वो बिजनेस के लिए एंड एम्प्लॉयर्स के लिए कैसे वो एप्लीकेबल रहेगी। तो मोहित जी, यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जहां पे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं? हम्म। क्या इसमें है पॉइंट? इसमें एक तो जैसे वो आपने बताया ना, जो हमारी 87A की जो लिमिट थी उसको एनहांस कर दिया गया एक तरीके से, ठीक है ना। जैसे पहले 5 लाख था, 5 लाख से 5 लाख 1 हजार होने पे भी क्या होता था, वो 12,500 रुपये प्लस 4% एजुकेशन सेस लेता था, 13,000 का टैक्स बन जाता था। ऐसी सेम सिनेरियो जो है अब 7 लाख के ऊपर हो गया, हम्म। ठीक है ना। तो ये तो चीज हो गई अमाउंट के ऊपर, बात रही एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, अब ये जो अब रिटर्न जो फाइलिंग हो रही है ना फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, अब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ गया। अब लोगों के माइंड में ना अभी इस टाइम पे बजट, अभी रिसेंटली बजट जैसे फरवरी में बजट हो गया, अब अभी उनको ना 7 लाख का, अब जो इस प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है ना, वो लोग अब अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए बात करते हैं, तो उनको वहां से कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो इसलिए इसका पर्पस हुआ कि इसकी हम्म। क्लैरिफिकेशन हम जो है बना के दे कि जो वो ईयर है वो अलग ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24 में एप्लीकेबल होगा वो बजट,
ठीक है, असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 के लिए हो गया वो। यहाँ पे जो है हमारा डिफॉल्ट जो है अभी न्यू ही चल रहा है, ओ सॉरी ओल्ड चल रहा ओल्ड है। चल रहा है, तो ओल्ड के हिसाब से ही सारी चीजें लेके चलनी है। ठीक है, और दूसरी चीज एक ये आती है कि जैसे एक बात ये देखा गया कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय ने अपनी कैलकुलेशन करके चला ओल्ड के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर लोगों की 80C की इन्वेस्टमेंट हो रखी होती है, कोई वर्किंग है वो लोग अपना 80C मोस्टली देखा जाता है कवर करके चलते हैं, ठीक है ना। अब वो न्यू, अब ओल्ड के हिसाब से चल रहा है। अब एम्प्लॉयर जो है उसको भी, उसके लिए न्यू कौन सा हो गया, अब डिफॉल्ट ईयर तो अब 23-24 होगा। ठीक है, अब वो 23-24 का, 23-24 के लिए बात करें फाइनेंशियल ईयर जो है, अगर हम 23-24 के लिए बात करें, एम्प्लॉयर जो है उसके लिए डिफॉल्ट हो गया न्यू। ठीक है, एम्प्लॉय के माइंडसेट पे चल रहा है कौन सा, ओल्ड, वो 1.5 लाख तो लेके चल रहा है कि भैया मेरे को 1.5 लाख तो चाहिए चाहिए। ठीक है, अब बात ये, इन दोनों में कनेक्टिविटी किस तरीके से हो, जब फॉर्म 10IE भरना है तो इसके बारे में आप बताइए कैसे कनेक्टिविटी बना के चलें। देखिए मोहित जी, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करें हम, तो इसके लिए क्या है कि एक 30 अप्रैल को एक डेट रखा हुआ था जिसमें डिक्लेरेशन देनी थी हर एक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर को, कि मुझे जो है ओल्ड रिजाइम में जाना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम तो आपकी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। अब जो करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 से आपकी बाय डिफॉल्ट रिजाइम हो जाएगी न्यू टैक्स रिजाइम। अगर एम्प्लॉय को ओल्ड रिजाइम में जाना है तो उसको अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देनी होगी कि मेरा टीडीएस इस हिसाब से ही कंप्यूट करना और इस हिसाब से ही डिडक्ट करना और इस हिसाब से ही जो है डिपॉजिट करवाना। तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी थी, एम्प्लॉयर को डिडक्शन अपने डिक्लेरेशन देने की। अगर एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन नहीं मिली है तो एम्प्लॉयर बाय डिफॉल्ट न्यू रिजाइम मानेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है कि मान लो यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं। एक होता है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दे दी कि मुझे ओल्ड रिजाइम में जाना है और वो बाद में न्यू में कन्वर्ट होना चाहे, तो क्या वो हो सकता है? और अगर उसने डिक्लेरेशन नहीं दी कि मुझे न्यू रिजाइम में जाना है और वो ओल्ड रिजाइम में बाद में जाना चाहे, तो क्या जा सकता है? दोनों में ही आपका आंसर है यस, दोनों में ही जा सकता है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपने ये देखा होगा कि जो है आपके पास वो एक क्वेश्चन पूछते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट पेज कि आपको कौन सी रिजाइम ऑप्ट करनी है, आपको ओल्ड ऑप्ट करनी है कि न्यू ऑप्ट करनी है। मींस आपके पास ऑप्शन है उसको ऑप्ट करने का कि आपको न्यू ऑप्ट करनी है कि ओल्ड ऑप्ट करनी है। तो इट मींस एम्प्लॉय ने अगर पहले न्यू सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफॉल्ट वाली और वो ओल्ड में जाना चाहे तो वो जा सकता है, अगर वो ओल्ड सेलेक्ट करी हुई है और न्यू में जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। लेकिन तो डिक्लेरेशन क्यों मांगी गई? अगर मान लो उसने जो है बाय डिफॉल्ट ओल्ड में जाना था या ओल्ड की उसने डिक्लेरेशन दे दी थी, तो वो न्यू में क्यों जाना चाह रहा है? मतलब क्यों डिक्लेरेशन मांगी गई, क्या क्यों, क्या रीजन था डिक्लेरेशन का? क्योंकि जब एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है बाद में चेंज करने का, स्विच करने का ऑप्शन है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपका कैश फ्लो पे फर्क पड़ता है, क्योंकि मान लो मैं मान के चलूं कि ओल्ड रिजाइम में आपका टैक्स ज्यादा डिडक्ट हो रहा है और न्यू रिजाइम में आपका टैक्स कम डिडक्ट हो रहा है, तो ये आपका ना कैश फ्लो पे फर्क पड़ सकता है। तो इसको सिर्फ कैश फ्लो बेसिस से देखा गया है कि आप ओल्ड को या न्यू को ऑप्ट करके आपका एम्प्लॉयर जो है आपका टीडीएस कैलकुलेट करेगा और टीडीएस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही आपको जो है अपना आपका जो है टैक्स जमा हो जाएगा। जितना टीडीएस डिडक्ट होएगा उतना ही टैक्स आपका डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन आप बाद में टैक्स रिजाइम चेंज करते हैं तो डिफरेंशिएट टैक्स जो भी होगा उसका या तो रिफंड आ जाएगा या आपको एक्स्ट्रा टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इट मींस आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको इन फ्यूचर मतलब एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आप उसको ऑप्ट करके वापस चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो मोहित जी आपने यहाँ पे पूछा था कि क्या यहाँ पे फॉर्म 10IE की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस मतलब सॉरी सैलरी क्लास के केस में अंडर द हेड सैलरी ITR 1 के लिए हमें फॉर्म 10IE की, ITR 2 के लिए हमें 10IE की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1 और 2 दोनों में ही हमें 10IE की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात आती है बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए। तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए फॉर्म 10IE की रिक्वायरमेंट है और उनको फॉर्म 10IE भरना होता है विद रिस्पेक्ट टू सच फाइनेंशियल ईयर जिनमें उनको ऑप्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक तो हमारा जो है ओल्ड टैक्स रिजीम
बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, मतलब पिछले साल तक ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर 23-24 हमारा जो है ओल्ड टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशनल वाली इनकम से हैं और अगर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है तो, और वो बाय डिफॉल्ट है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा, इसलिए अगर आपको ओल्ड में जाना है, क्योंकि अगर आपकी ओल्ड में टैक्स सेविंग हो रही है, तो आप जो है ओल्ड में जाने के लिए फॉर्म 10IE को भरेंगे। तो 10IE की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इस प्रकार आएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कब मुझे 10IE भरना है और कब मुझे 10IE नहीं भरना है, कब मेरे पास ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग अपने ऑप्शन को चेंज करने का और कब नहीं है। तो ये चीजों को आप ध्यान में रखते हुए इसमें वर्किंग करेंगे। लेकिन मैंने जो आपको सबसे पहले बात बताई है कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन है कि कौन सा रिजीम एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू करंट ITR फाइलिंग, करंट पीरियड ITR। इस टाइम पे ना ये चीजें हो रही है क्योंकि क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो है रिटर्न फाइलिंग और ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, ठीक है ना, और डिक्लेयर और जो हमारा चल रहा है जो फाइनेंशियल ईयर उसके हिसाब से हमारा उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 है उसके हिसाब से डिफॉल्ट रिजीम है न्यू। तो वहां पे कंफ्यूजन में क्लैरिटी लाने के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी थी कहीं ना कहीं, ताकि हमें क्लियर हो पाए कि ये बजट 2023 में जो आया है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए होगा, तो उस हिसाब से न्यू न्यू जो है डिफॉल्ट हो गई, और जो हम रिटर्न फाइलिंग है वो और जो है हमारा जो है वो 22-23 की हो रही है, वहां पे ओल्ड जो था वो डिफॉल्ट था, राइट। एक चीज और आती है इसमें कि जैसे ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, इस पे जैसे सैलरी क्लास तो मूव कर सकता है, अब बिजनेस क्लास के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्लैरिटी। मोहित जी, जो हमारा सेक्शन नंबर 115 BAC है ना, BAC जो है वो क्या हमें प्रोवाइड करता है कि इफ यू आर एंगेज्ड इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इफ यू आर हैविंग इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो फिर आपकी जो है वो स्विचिंग जो है ये बार बार वाली अलाउ नहीं। अगर आपने एक बार न्यू में चले गए, आप एक बार न्यू में चले गए और फिर अगर आप वापस ओल्ड में आना चाहते हैं तो एक बार तो आप ओल्ड में आ जाएंगे, लेकिन उस ओल्ड में आने के बाद आप फिर से न्यू में नहीं जा सकते। इट मींस यू कैन ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजाइम ओनली वंस इन योर लाइफ, ओनली वंस इन योर लाइफ। मतलब एक बार चले गए तो आप वापस आ जाओ, लेकिन वापस न्यू में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर ना मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन नंबर 115 BAC था वो पहले डिजाइन किया गया था, लेकिन जब ओल्ड टैक्स रिजाइम जो थी वो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम थी, लेकिन अब जब से न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट होगी तब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चेंज किए जाएं। तो वो तो आने वाले टाइम में, आने वाले बजट में देखने को मिल सकते हैं, पर लेकिन अभी तक जो है वो ये चीज एप्लीकेबल है जो मैंने आपको बताई। इसको अगर हम ये जैसे हम कहते हैं ना सैलरी स्विच कर सकता है, इसको हम ये मेनली कहें कि अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन, तो हाँ ये हम कह सकते हैं इसको हम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, बाकी सब लोग स्विचिंग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे पहले सैलरी लिख रहा था, फिर मैंने काट के उसको अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन किया, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जो है मूवमेंट में जो है वहां पे बस ये सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए 115 BAC में इसमें बेसिकली ये हो गया कि ओल्ड से न्यू में गए और न्यू से फिर वो ओल्ड में आ रहे हैं, तो दोबारा न्यू में नहीं जा सकते, है ना। तो इसको ना पहले एक बार हमने डिस्कस किया था जब, तो हमने इसको इस तरीके से किया जैसे ओल्ड जो है ना वो एक गर्लफ्रेंड की तरह है, ठीक है, उसके बाद जो न्यू है वो आपकी शादी हो गई तो आप न्यू में आ गए, ठीक है ना, आपने फेरे ले लिया, आपकी शादी हो गई, आप न्यू में आ गए, अब फिर भी आपको मन नहीं भर रहा, आप फिर ओल्ड में चले गए ना, तो फिर आपको न्यू वाली अलाउ नहीं करेगी, आपको फिर वाइफ अलाउ नहीं करेगी, तो एक तरीके से ओल्ड से न्यू में चले गए, भाई शादी हो गई अब, ठीक है ना, अब दोबारा फिर आपका मन नहीं आप फिर जो है वो कर रहे हो, ओल्ड में जा रहे हो, तो फिर भैया फिर उसके बाद इट मींस आपको अपने लाइफ टाइम डिसीजन लेना होगा हाँ। कि भाई मुझे ओल्ड के साथ रुकना है कि न्यू के साथ रुकना है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं सुनी जाएगी ना, लेकिन हाँ हो सकता है क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट हुई है, तो हो सकता है कि बाद में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। इसको अगर हम कहें तो ओल्ड से ये अलाउड हो गया, ठीक है ना, इसके बाद न्यू से ओल्ड में चले गए वो भी अलाउड हो गया, यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है अलाउड, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो इस तरीके से हम इसको जो है समराइज भी कर सकते हैं कि ऐसे करके हमें मूवमेंट करना है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट जो हमारा पहला वाला जो हमने बात करी उसमें जरूर, क्योंकि यहाँ पे हमने देखने को मिला कि वहाँ पे अभी भी जो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं वहाँ पे कहीं पे लैक हो जाता है, राइट।
तो और कोई पॉइंट इसमें सर ऐड? नहीं, बस इसमें यही पॉइंट है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मेनली यही सारी चीजें निकल के आती हैं कि स्विचिंग की वजह से, हाँ। क्योंकि मेनली ना सैलरीड क्लास जो है वो अदर देन जो है और प्रोफेशंस में होते हैं, ठीक है, कोई आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, तो वो अपना एटीसी से इतना लगाव हो जाता है, उसको नहीं भूल पाते। हाँ। तो वहां पे क्या होता है ना, वो एटीसी को पकड़ के बैठे होते हैं, 1.5 लाख की एटीसी, 1.5 लाख की एटीसी। तो वहां पे दोनों आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से आपको न्यू में क्या टैक्स बन रहा है, ओल्ड में क्या टैक्स बन रहा है, जो भी है उस हिसाब से जो है आप एम्प्लॉय को भी अपने एचआर डिपार्टमेंट में भी उस हिसाब से कन्वे कीजिए, ताकि जो है सारी चीजें मैचअप हो। और अगर आपको जो है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आप सैलरी क्लास एम्प्लॉय हैं या आप टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या आप जो है आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, या आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे न्यू ऑप्ट करना चाहिए कि ओल्ड ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं इतना लंबा नहीं देख पा रहा हूँ आगे तक का लाइफ टाइम का कि मैं जो फ्यूचर में क्या करना है और मैं कैसे डिसाइड करूं, तो आप इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको न्यू ऑप्ट करना चाहिए कि ओल्ड ऑप्ट करना चाहिए। मतलब हम आपकी जगह आपकी दृष्टि से बहुत दूर का देखेंगे कि कौन सा ऑप्ट करना चाहिए और क्या फायदा रहेगा और फ्यूचर में किस में फायदा रहेगा, क्योंकि हम अपने तो प्लानिंग करते ही हैं, तो साथ में हम आपकी भी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। क्योंकि क्या होता है कि आपने कैलकुलेट किया, लेकिन वो पहले ही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, पहले ही बाद में करना बहुत जरूरी क्या होता है, कई बार रिटर्न के टाइम में ना बंदा कहता है यार उस साल में ना वो हो नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा, वो हो सकता है क्या, अब वो इसलिए जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो उसकी प्लानिंग के लिए हमें अभी ही करना पड़ेगा उसको। आप ये नहीं है कि फाइनेंशियल क्लोज हो गया, असेसमेंट ईयर में आपने रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आप इस साल के लिए सोच रहे हो, तो वो नहीं हो सकता, तो साथ साथ सोच के चलना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच भाई अपना इस टॉपिक पे वैल्यू एडिशन करने के लिए, और इसी तरीके के अदर टॉपिक पे भी आपकी हमें जो है राय चाहिए कि किस किस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे हर एक के साथ अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच भाई, और जरूर और मुद्दों पे भी आपसे हमें राय चाहिए। थैंक यू। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।